नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के एक टॉपिक संधारित्रों के संयोजन पर। संधारित्रों के संयोजन में हम श्रेणी क्रम संयोजन इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। हमने हेडिंग डाल रखी इधर संधारित्रों का संयोजन, और इस वीडियो में आप देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। विद्यार्थियों, यहां पर हमने 3 संधारित्र लिए हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3। किस तरीके से इनको संयोजित किया जाता है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे की पहली प्लेट से, दूसरे की दूसरी प्लेट को तीसरे की पहली प्लेट से, तीसरे की दूसरी प्लेट को इसी तरीके से आगे जो भी संधारित्र होंगे उनसे संयोजित करते चले जाएंगे। अंत में क्या करना है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के एक टर्मिनल से और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। यहां पर हम 3 संधारित्र लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर पहले जो संधारित्र है उसकी पहली प्लेट को हमने धन टर्मिनल से कनेक्ट किया है और तीसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको ऋण टर्मिनल से कनेक्ट किया है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल V है। ये जो विद्युत वाहक बल V है, इन तीनों संधारित्रों पर इनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग ड्रॉप हो जाएगा, विभव पतन हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर पहले संधारित्र का विभव पतन हम कंसीडर कर लें कि वो V1 है, दूसरे संधारित्र पर विभव पतन V2 है और तीसरे संधारित्र पर विभव पतन V3 है। हमने V वोल्टेज लगाया और वो जो सारा का सारा V वोल्टेज है तीनों संधारित्रों पर लग गया, अप्लाई हो गया। विद्यार्थियों, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है पहले संधारित्र की पहली प्लेट को धनावेशित कर देता है। जैसे ये धनावेशित करेगा तो इस प्लेट के ऊपर अंदरूनी पृष्ठ पर ऋणावेश प्रकट होगा, प्रेरण की वजह से इस वाले पृष्ठ पर धनावेश प्रकट होगा, जो कि इससे प्रतिकर्षित होकर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा। तो यहां पर धनावेश आ जाएगा। ठीक वैसी की वैसी ही घटना यहां पर भी घटित होगी। इस वाले भाग पर ऋणावेश, इस वाले भाग का पर जो धनावेश उत्पन्न हुआ वो यहां आ जाएगा। ये प्रोसेस आगे जो भी संधारित्र जुड़े हुए हैं उन सब पर अप्लाई होती चली जाएगी। विद्यार्थियों, यहां पर हमने आपको बता भी दिया है कि जो वोल्टेज आपने लगाया वो सारा का सारा इन संधारित्रों पर ड्रॉप हो जाता है, विभव पतन कहते हैं। तो देखिए, जो कुल आरोपित विभवांतर है वो अलग अलग संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग ड्रॉप हो जाएगा। संधारित्रों पर आरोपित कुल विभव पतन, कुल विभव पतन को हम V से पुट कर दें, जो कि V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर होगा। एक बार इक्वेशन नंबर 1 को फिर से समझ लीजिए। हमने V वोल्टेज की बैटरी यहां पर अप्लाई की है और ये जो V वोल्टेज है वो तीनों संधारित्रों पर इनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग ड्रॉप हो जाएगा। पहले संधारित्र पर V1 वोल्टेज, इसके ऊपर जो वोल्टेज लागू होगा वो V1 हिस्सा, इसका V1 हिस्सा इस पर चला जाएगा, V2 हिस्सा इस पर चला जाएगा और तीसरा संधारित्र है उस पर V3 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। विद्यार्थियों, हमें यहां पर V1, V2, V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और तुल्य संयोजन के लिए V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबको समीकरण 1 में पुट कर देंगे, हमारे पास में एक रिजल्ट आ जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। देखिए क्या रिजल्ट आएगा। पहले संधारित्र पर विभव पतन, पहले संधारित्र पर विभव पतन कितना होगा। विभव पतन को हम V1 से पुट कर दें। पहले संधारित्र पर उपस्थित आवेश Q, दूसरे उस संधारित्र की धारिता C1, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए विद्यार्थियों, क्या है कि यहां से जो धनावेश इसके ऊपर प्रकट हुआ उसको यदि हम प्लस क्यू कहें तो उतना का उतना ही ऋणावेश दूसरी प्लेट पर क्रिएट होगा। इस पर भी प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। इसका अर्थ ये हुआ कि संधारित्रों का जो आवेश है वो क्यू है। सभी संधारित्रों पर आवेश समान रहता है और कुल विभव अलग अलग संधारित्रों पर विभव पतनों के योग के
बराबर होता है। संधारित्रों का भी रिलेशन अब फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए दूसरे संधारित्र पर विभव पतन दूसरे पर V2 बराबर विद्यार्थी आपके पास में आ जाएगा Q/C2, क्योंकि यहां पर जो धारिता है दूसरे संधारित्र की वो है C2, तो उसका विभव V2 बराबर Q/C2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे तीसरे संधारित्र पर विभव पतन, तीसरे संधारित्र पर जो विभव पतन है V3 बराबर आएगा आपके पास में Q/C3। यह आ गई इक्वेशन नंबर 4। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर यदि हम एक संधारित्र का प्रयोग करें जिसको हम तुल्य संधारित्र कहेंगे और उसकी जो धारिता होगी उसको हम तुल्य धारिता कहेंगे, इन तीन की बजाय यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक संधारित्र का प्रयोग करें के स्थान पर एक तुल्य संधारित्र लें तो उस पर विभव पतन कितना होगा विद्यार्थी? उस पर विभव पतन Q/ मैं जो धारिता है उसकी CS ले लेता हूं, जहां संयोजन की तुल्य धारिता है। CS क्या है? संयोजन की तुल्य धारिता। इसका मतलब ये हुआ है कि हम एक संधारित्र ले रहे हैं, तीन की बजाय कितना संधारित्र ले रहे हैं विद्यार्थियों? देखेंगे, मैं एक डायग्राम से भी समझा देता हूं कि तीनों के स्थान पर हमने एक संधारित्र ले लिया है। ये हमने बैटरी ली है, इस संधारित्र की जो धारिता है वो CS है। ये जो वोल्टेज है सारा का सारा इस पर ड्रॉप होना है, सारा का सारा संधारित्र पर ड्रॉप हो जाएगा। तो V बराबर आ जाएगा इस पर आवेश Q, इसकी धारिता है CS, तो V = आ जाएगा Q/CS। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूं और ये जो समीकरण 2, 3, 4 और 5 है इसको समीकरण 1 में पुट कर दूंगा। तो देखिए समीकरण 2, 3, 4 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा आपके पास में विद्यार्थी? Q/CS। ये हमने V की वैल्यू पुट कर दी यहां पर Q/CS, देन Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यहां से हम Q कॉमन लेंगे, इधर से हम जब Q कॉमन लेंगे तो यहां पर हमारे पास में शेष रह गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो गया, 1/CS इक्वल टू आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारे पास में श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिताओं के मध्य संबंध आ गया है। ये जो CS है वो है तुल्य संयोजन की, जो हमारे पास में तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र लगाया है उसकी धारिता, जिसको हम तुल्य धारिता कह रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों क्या संबंध आया है कि श्रेणी क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता है उसका व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। व्यापक रूप की हम बात करें तो व्यापक रूप का अर्थ है कि आप 3 की बजाय n संधारित्र यहां पर लें, तो n संधारित्र लेंगे यहां पर, तो आपके पास में 1/CS इक्वल टू, ये S इसलिए आया है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आया है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमने यहां पर इसको यूज में लिया है।
तो 1/CS बराबर आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, यदि तथ्य की बात करें कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आरोपित जो विभवांतर है वो अलग अलग संधारित्रों पर विभव पतनों के योग के बराबर होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमने पहले भी देख लिया, अब भी देख लीजिए कि जो आरोपित विभवांतर है अलग अलग संधारित्रों पर विभव पतनों के योग के बराबर होता है। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस वाली थ्योरी को, इस वाली बात को याद रखकर करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर यदि हम संधारित्रों पर उपस्थित आवेश को Q1, Q2, Q3 से बात करें तो इन सब की जो वैल्यू है वो सेम होती है, या हम ये कह दें कि इनका अनुपात भी 1:1 होगा या सेम होगी। Q1, Q2, Q3 इन तीनों की जो वैल्यू होगी विद्यार्थियों बराबर होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश का परिमाण समान होगा, आवेश की मात्रा सेम होगी। फिर हम बात करें विद्यार्थियों, यदि हम श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सभी संधारित्रों की धारिता सेम लेकर चलें, यदि हम कंसीडर कर लें C धारिता है और N संधारित्र लगे हुए हैं। देखिए यदि हमारे पास में जो संधारित्र हैं और उन सभी संधारित्रों की जो धारिताएं हैं वो हम कंसीडर कर लें कि Cn संधारित्र हैं, उनकी धारिता हमने कंसीडर कर ली है C के इक्वल, ये हमने माना है। n संधारित्र हैं और उन सभी की धारिता एक समान कंसीडर कर ली, तो देखिए 1/CS इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 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 1/CN, और यहां से 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C, और ये n टाइम्स होगा। यहां से ये n बार हो रहा है तो यहां पर भी n बार होगा, और जब यहां पर 1/C कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n बार आएगा, तो n ऊपर आ जाएगा, C यहां पर बट्टे में आ जाएगा, CS बराबर आ जाएगा C/n। जो तुल्य धारिता है वो हमारे पास में आएगी C/n। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और बिंदु देखेंगे विद्यार्थियों कि यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम कोई पराविद्युत माध्यम भर दें तो देखिए चौथा इसका बिंदु क्या है, इसको ये समझने वाला बिंदु है विद्यार्थियों। जैसे हमारे पास में ये संधारित्र की प्लेटें हैं और इन संधारित्र की प्लेटों के मध्य हमने कोई पराविद्युत माध्यम भर दिया, और जो पराविद्युत माध्यम है उनकी मोटाई भी अलग अलग, बहुत सारे हमने पराविद्युत माध्यम भर दिए हैं, और यहाँ पर ये पहला पराविद्युत माध्यम है, ये हमारे पास में दूसरा पराविद्युत माध्यम है, ये तीसरा पराविद्युत माध्यम है, और इसी तरीके से ही ये जुड़े हुए हैं बहुत सारे, और ये हमारे पास में nवां पराविद्युत माध्यम है। आप चाहें तो 3 के लिए सोल्व कर सकते हैं, 4 के लिए इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 के लिए सोल्व करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा समझने में भी आसानी रहेगी। तो विद्यार्थियों आप इसको 3 के लिए कर लें, हम n के लिए भी करेंगे तो भी होना तो है ही। और यहाँ पर यदि मैं 3 भिन्न पराविद्युत माध्यम भरे हुए हैं, पहले की जो मोटाई है वो T1, दूसरे की T2 और तीसरे की जो मोटाई है वो है T3, अलग अलग मोटाई है, और इसका जो पराविद्युतांक है वो एप्सिलॉन R1, दूसरे वाले का जो पराविद्युतांक है वो है एप्सिलॉन R2, और इसका जो पराविद्युतांक है वो है एप्सिलॉन R3। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है, तो जो पराविद्युत माध्यम है उनका भी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A है, और मोटाइयां अलग अलग दे रखी है। विद्यार्थियों यदि इस तरीके से कि प्लेटों के समांतर यदि पराविद्युत माध्यम की विभिन्न पट्टियां रखी हुई है, तो ये जो विभिन्न पट्टियां है वो एक अलग अलग संधारित्रों की भांति कार्य करेगी, कि इसके ऊपर जितना आवेश है इसके इस सिरे पर भी उतना ही आवेश आ जाएगा, ये भी एक संधारित्र की भांति, ये भी एक संधारित्र की भांति, ये भी एक संधारित्र की भांति व्यवहार करेगी, और ये 3 संधारित्र बन जाएंगे, और तीनों की धारिताएं यहाँ पर अलग अलग होगी। और जैसे ये तीनों श्रेणी क्रम में है, ये ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे ये श्रेणी क्रम में संयोजित है।
यहां पर हम कंसीडर कर लें कि इसकी जो धारिता है वो C1, इसकी C2 और इसकी C3 है, और इसमें पहला पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है ये वाला, इसमें दूसरा वाला पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है, और इसमें तीसरा वाला पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है। इसका जो पराविद्युतांक है एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2 और इसका एप्सिलॉन R3। हम जानते हैं कि इनकी जो तुल्य धारिता है वो CS से लिखी जाएगी, तो 1/CS बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से लिखी जाएगी। और संधारित्र की जो धारिताएं हैं C1, C2, C3, इनकी वैल्यू किस प्रकार से पुट की जा सकती है, आप देखिए। C1 देखिए, C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में स्मॉल d, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d, और जब पराविद्युत माध्यम भर देंगे तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 पहले संधारित्र के लिए, और उसकी जो मोटाई D1 है उसके स्थान पर आ जाएगा T1। इसी तरीके से C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन T2, और C3 बराबर आएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन T3 आ जाएगा। और इन तीनों की वैल्यू जब यहां पर हम पुट करेंगे हमारे पास में CS की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 1/CS इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है 1/, देखिए यहां से इन जो वैल्यू के अंदर हमारे पास में कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू पुट करता हूं A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, और ये जो T1 है वो बट्टे से ऊपर चला गया, फिर प्लस में दूसरी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 T2 ऊपर चला गया, फिर T3 अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 आ जाएगा। और यहां से विद्यार्थी जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो इन सभी टर्म्स में से A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, यहां पर रह जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। यहां से CS बराबर हम लिख सकते हैं, ये जब पूरा का पूरा बट्टे में आएगा तो ये बट्टे के नीचे बट्टा है, ये ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा जब किसी संधारित्र की प्लेट के मध्य प्लेटों के समांतर विभिन्न पराविद्युतांक वाली पराविद्युत पट्टियों को भर दिया जाए तो धारिता। विद्यार्थियों, ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन।